हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में 10 नंबर में ये सवाल आया हुआ है और इजी सा टॉपिक है। चलिए देखते हैं। तो मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है वो क्यों होती है और कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो ये समझने से पहले हम बेसिकली ये जाने कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम एक आप जानते हैं जोजोनम, एंड द थर्ड वन इज इलियम। ठीक है, तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। ड्यूडेनम जो होता है ये 5% पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। जोजोनम जो होता है ये 40% होता है और इलियम जो होता है ये 55% के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, सपोज दिस इज योर स्टमक, सी से ड्यूडेनम वाला पार्ट हो जाएगा एंड देन जिजनम और फिर इलियम। ठीक है, तो 5% ड्यूडेनम, 40% जिजनम एंड 55% इलियम। ठीक है, फिर यहां से लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली तो हमें समझना था कि मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट क्यों होती है और कैसे कैसे होती है। तो मूवमेंट होने के पीछे बेसिकली 3 रीजन होता है। पहला जो रीजन है वो है मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस विद काइम। 3 पॉइंट आप यहां और समझिए। एक वर्ड होता है बोलस, एक वर्ड होता है काइम और एक वर्ड होता है काइल। ठीक है, तीनों अलग अलग टर्म है। मतलब समझिए, जब आप किसी भी फूड को एंगल्फ करते हैं, खाते हैं, तो जब वो आपके माउथ से नीचे जाता है, जब आपके माउथ से नीचे जाता है वो इजोफेगस के थ्रू पास होता है, तो जब आपका फूड माउथ में डाइजेस्टेड होकर नीचे जाता है तब उसको हम बोलते हैं बोलस। अभी आपने हाथ में लिया, फूड है, मुंह में उसको डाला, चबाया, डाइजेस्ट किया, अब वो माउथ से नीचे पास हो रहा है तब वो बोलस है। जब वो स्टमक में चला जाता है और स्टमक से बाहर निकल के किस में एंटर करता है, स्टमक में डाइजेस्ट होकर किस में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब हम उसको काइम बोलते हैं। ठीक है, तो माउथ से बाहर आया तो बोलस, स्टमक से बाहर आया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो काइम, और स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर आया लार्ज इंटेस्टाइन में तब उसको बोला कायल। ठीक है, तीनों वर्ड समझिए। ठीक है, तो यहां वर्ड हम काइम यूज करेंगे। जब भी मैं फूड वर्ड यूज करूं तो यहां आप बेसिकली क्या समझना, काइम। काइम क्या है, वो डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से कहां आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। स्टमक से डाइजेस्ट हो गया जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है उसको हम क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। ठीक है, तो इस काइम के साथ डाइजेस्टिव जूसेस की मिक्सिंग अच्छे से हो जाए, एक तो ये रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स का। ठीक है, अब डाइजेस्टिव जूसेस कौन से होते हैं तो आपको पता है, एक तो बाइल जूस होता है, कहां से आ रहा होता है, या तो लिवर से या फिर गॉल ब्लैडर से। तो गॉल ब्लैडर या फिर लिवर से क्या आ रहा होता है, बाइल जूस आ रहा होता है। एक आपका पेनक्रियाटिक जूस आ रहा होता है, कहां से, पेनक्रियास से। पेनक्रियाटिक जूस आ रहा होता है कहां से, पेनक्रियास से। और एक आपका आ रहा होता है सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, सक्कस एंटेरिकस, ये कहां से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये 3 जूसेस है, 3 डाइजेस्टिव जूसेस है। इन 3 डाइजेस्टिव जूसेस का मिक्सिंग होना है किसके साथ, काइम के साथ। ठीक है, काइम क्या है, डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्टमक से कहां आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। ठीक है, तो दिस मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव जूस विद काइम, एक तो ये रीजन है मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन मूव क्यों कर रही है। दूसरा रीजन जो होता है प्रोपल्जन ऑफ फूड, प्रोपल्जन ऑफ फूड। प्रोपल्जन मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे की तरफ बढ़ना खाने का। तो खाना एक जगह रुका थोड़े ना रहता है। आपका माउथ था, माउथ से इजोफेगस के थ्रू कहां आया, स्टमक में, स्टमक से कहां आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसकी कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है, इसका प्रोपल्जन हो रहा है, इसका फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो इस प्रोपल्जन ऑफ मूवमेंट के लिए क्या जरूरत होती है, जरूरत होती है मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन मूव करेगी तभी ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जा पाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जा पाएगा। ठीक है, तो प्रोपोजन ऑफ फूड
और ये एक तो ये रीजन है कि आपको खाने को आगे भेजना है। तीसरा जो रीजन है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कि खाने का क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। अब खाने के एब्जॉर्प्शन से मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या लेना देना है? देखो, जब इंटेस्टाइन मूव करती है तो वो इस फूड के कांटेक्ट में आती है। सपोज करिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये यहां पे एक फूड है, तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस फूड को आगे प्रोपोल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पुश करेगी, ठीक है, पुश करती है, क्या करती है, पुश करती है। और जब पुश करती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ये कांटेक्ट में आती है इस फूड के, इस फूड के केस में आती है, कांटेक्ट में आती है इसको आगे प्रोपोल करने के लिए। तो जब क्लोज कांटेक्ट में आती है, क्लोज विसिनिटी में आती है, तो उस टाइम पे इसका एब्जॉर्प्शन भी, खाने का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो तीन मेन रीजन थे मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के। एक तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो काइम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और वो डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन से हैं? बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस एंड सक्कस एंटेरिकस। दूसरा था प्रोपल्जन ऑफ फूड, कि खाने की आगे जो भी डाइजेस्टिव फूड है उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाए, उसका प्रोपल्जन हो जाए, फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाए। ठीक है, अब फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाए, एक तो ये रीजन है। तीसरा कि खाने का एब्जॉर्प्शन हो जाए। ये तीन रीजन थे मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मूवमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कौन कौन सी मूवमेंट होती है, किस किस तरह की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कितने तरह की मूवमेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी बात करते हैं कि कितनी तरह की मूवमेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए, तो पहला हमारा पर्पस क्या था? मिक्सिंग ऑफ फूड। तो मिक्सिंग ऑफ फूड, खाने को मिक्स करने के लिए कौन सी मूवमेंट ज्यादा सुटेबल होती है, कौन सी मूवमेंट अच्छी होती है? तो उसमें हम दो तरह की मूवमेंट पढ़ेंगे। एक तो है सेगमेंटेशन मूवमेंट, सेगमेंटेशन मूवमेंट। एक तो ये वाली मूवमेंट है जो हेल्प करेगी मिक्सिंग ऑफ फूड में, और दूसरी होगी पेंडुलर मूवमेंट। ठीक है, मेन हमारी यही है सेगमेंटेशन मूवमेंट, पेंडुलर मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है सेगमेंटेशन मूवमेंट एंड पेंडुलर मूवमेंट, ये तो हेल्प करेंगे मिक्सिंग ऑफ फूड में। दूसरा हमारा फंक्शन क्या था? प्रोपल्जन, खाने को आगे बढ़ाना, प्रोपल्जन ऑफ फूड। तो खाने को आगे बढ़ाने के लिए जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस के थ्रू खाना आगे बढ़ता है। अब ये पेरिस्टाल्सिस भी दो कंडीशन में होगी। एक तो जब आपने खाना खा रखा है, यू आर कंप्लीटली फेड, आपने खाना खा रखा है। और एक जब आप फास्टिंग पे हैं, जब आपने 7-8 घंटे से कुछ नहीं खाया, आपका पेट एकदम खाली है, यानी आपके किस कंडीशन में है? फास्टिंग कंडीशन में है। तो ये दो केस हो जाएंगे। इसका केस 1 जब आप फेड अप है, जब आपने खाना खा रखा है, एंड केस 2 जब आप फास्टिंग पे हैं, जब आपने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया और आपका स्टमक जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो ये मूवमेंट होती है। तीसरी एक एब्जॉर्प्शन के लिए। अब तीसरा हमारा मेन फंक्शन क्या था? एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो मूवमेंट होती है वो होती है मूवमेंट इन विलाई। मूवमेंट इन विलाई, मूवमेंट इन विलाई। ठीक है, विलाई के अंदर जो मूवमेंट होती है, अगर आपने पढ़ा हो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल गट, तो आपने वहां 4 लेयर पढ़ी होंगी इस तरीके से। एक लेयर वहां थी सिरोसा, एक लेयर वहां थी मस्कुलरिस, एक लेयर वहां थी सबम्यूकोसा, और एक लेयर वहां थी म्यूकोसा। सबसे अंदर वाली ये थी इनर मोस्ट, और सबसे बाहर वाली कौन सी थी? ये आउटर मोस्ट, ये थी आउटर मोस्ट। ठीक है, सिरोसा आउटर मोस्ट थी और म्यूकोसा इनर मोस्ट थी। जो विलाई होती हैं, जो विलाई होती हैं वो इस म्यूकोसा पे पाई जाती है। दे आर फाउंड इन दिस म्यूकोसा। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया कि आपने जब एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा होगा कि वहां पे 4 लेयर होती है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। जहां पे 2 तरह की मसल्स पढ़ी होंगी आपने, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, ये बेसिक है, आपने पढ़ाई होगा इसको। ठीक है, तो अब इतनी सारी जो मूवमेंट्स हो रही हैं, एक तो ये मिक्सिंग के लिए हो रही है सेगमेंटेशन एंड पेंडुलर, एक ये पेरिस्टालिसिस हो रही है, एक मूवमेंट इन विलाई, विलाई के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो कर कौन रहा है इन मूवमेंट्स को? तो आपका सवाल है सर, सिंपल है, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वही मूव कर रही होगी। तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में भी ये 4 लेयर है,
तो इनमें से कौन सी वाली जो लेयर है जो इस मूवमेंट को कराती है, तो ऑब्वियसली मूवमेंट का काम होता है मसल्स का। और मसल्स कौन सी लेयर में पाई जा रही थी? दिस मस्कुलरिस, इस मस्कुलरिस में पाई जा रही थी ना, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो ये मूवमेंट करा कौन रहा है? तो ये मूवमेंट जो है, अगर आप मिक्सिंग वाली मूवमेंट की बात करो, तो अगर आप कौन सी मिक्सिंग वाली और प्रोपल्जन, अगर आप इन मूवमेंट्स की बात करो, मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन, तो ये तो परफॉर्म की जाती हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सेकंड वाली लेयर, दिस वन, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना के द्वारा परफॉर्म की जाती है। लेकिन अगर आप मूवमेंट इन विलाई की बात करो, मूवमेंट इन विलाई, मूवमेंट इन विलाई, विलाई कहां पाई जा रही है? दिस म्यूकोसा में। तो इस म्यूकोसा में भी एक बहुत फाइन थिन मसल की लेयर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसाई, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? ये दोनों मूवमेंट कौन कराएगा? दिस फर्स्ट एंड सेकेंड वाली मूवमेंट, यानी कि मिक्सिंग ऑफ फूड वाली और पेरिस्टालिस प्रोपल्जन वाली, पेरिस्टालिस वाली कौन कराएगा? मस्कुलरिस एक्सटर्ना, दिस सेकेंड लेयर फ्रॉम आउटर मोस्ट, ठीक है। और मूवमेंट इन विलाई, विलाई में मूवमेंट कौन कराएगा? दिस फोर्थ लेयर, ठीक है। विलाई का आपने सुना होगा कि विलाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बिकॉज इट इंक्रीज सरफेस एरिया मेनी टाइम्स, ओके। तो विलाई में मूवमेंट कौन कराता है? मस्कुलरिस म्यूकोसा। कैसे होती है मूवमेंट, बहुत डिटेल में जाके हम समझने वाले हैं एक एक टॉपिक को, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया बेसिक चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सिंग ऑफ फूड वाली जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सी मूवमेंट होती थी? पहला होती थी सेगमेंटेशन मूवमेंट, सेगमेंटेशन मूवमेंट। अब तो सेगमेंटेशन मूवमेंट कैसे होती है? अब बहुत इजी सा है कि ये सपोज करिए कि ये आपकी इंटेस्टाइन की वॉल है, ठीक है, और यहां पे कायम आ चुका है, यहां पे ये कायम आ चुका है। कायम इज डाइजेस्टेड फूड विच केम फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। यहां पे कायम इसमें पूरे में भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा कायम, पूरे में कायम भरा हुआ है, इस पूरे में ये कायम भरा हुआ है। अब यहां बेसिकली क्या होता है, इस वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में रेगुलर इंटरवल पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होती है। यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या होती है? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होती है। यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होती है? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होती है। अच्छा, रेड में मान लीजिए फूड है, और सपोज करिए कि ब्लू में हम यही इसी में हम बना देते हैं, यहाँ पे ब्लू में अदर कलर्स में हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो अदर कलर्स में हम क्या ऐड कर देते हैं? इसमें डाइजेस्टिव जूसेस ऐड कर देते हैं और कलर्स में, ठीक है, अदर कलर्स में। तो इसमें फूड और डाइजेस्टिव जूसेस दोनों हैं, दोनों की मिक्सिंग होनी है, और मिक्सिंग होने के लिए जो मूवमेंट है वो सेगमेंटेशन मूवमेंट है। इसमें क्या होगा? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसमें क्या होगा? एक रेगुलर इंटरवल पे क्या आएंगे? कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जनरेट होगा, ठीक है। तो जहां कॉन्ट्रैक्शन आएंगे वो वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट कौन कराएगा? मस्कुलरिस एक्सटर्ना में भी कौन सी वाली मसल्स? सर्कुलर मसल्स। सेकंड वाली लेयर याद है? सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो उसमें से जो मस्कुलरिस वाली थी जिसमें सर्कुलर मसल थी, वो सर्कुलर मसल्स क्या कराएंगी? ये वाला कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी। और जब कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी तो ये फूड जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या हो जाएगा? कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। किस में डिवाइड हो जाएगा? सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो फूड होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत सारे
सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एक फूड का सेगमेंट इसमें, कुछ फूड इसमें, और कुछ फूड सपोज करिए इसमें। ठीक है, इस तरीके से हमारा फूड, और सॉरी ये हमारा फूड इस तरीके से इसमें डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल पे क्या आती है, एक वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन आती है, जिससे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसमें क्या बनती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें। अब एक कॉन्ट्रेक्शन आने के बाद अब क्या होगा, यहां पे कॉन्ट्रेक्शन है और यहां पे रिलैक्सेशन है। तो एक जगह पे तो कॉन्ट्रेक्शन होगा और उतने ही इक्वल एरिया में नेक्स्ट फॉरवर्ड क्या होगा, रिलैक्सेशन। जितने एरिया में कॉन्ट्रेक्शन होता है उतने एरिया में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की एक फ्लो बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होता है, जिस एरिया में कॉन्ट्रेक्शन था उस एरिया में हो जाता है रिलैक्सेशन। क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन। और जिस एरिया में रिलैक्सेशन था उस एरिया में क्या आ जाता है, कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, तो अब इसका रिवर्स हो जाएगा, जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन था वहां वहां रिलैक्सेशन हो जाएगा। देखो ये रहा रिलैक्सेशन, और जहां रिलैक्सेशन था वहां क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन। अब रिवर्स हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट वेव जो जनरेट होगी उसमें क्या होगा कि जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन था वहां वहां रिलैक्सेशन, और जहां जहां रिलैक्सेशन था वहां वहां कॉन्ट्रेक्शन। जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और जैसे ही जस्ट रिवर्स होगा, यानी क्या हुआ, अगली जो वेव आई थी कॉन्ट्रेक्शन की वो यहां आई थी, जिससे जहां जहां रिलैक्सेशन था वहां कॉन्ट्रेक्शन हो गया, और जहां कॉन्ट्रेक्शन था वहां रिलैक्सेशन हो गया। इससे क्या होगा, अब ये आपका जो फूड था ये चॉप हो जाएगा। चॉप हो जाएगा मतलब बट जाएगा। देखो ये रेड वाला हल्का सा यहां चला जाएगा, और यहां पे इस वाला, ये रेड वाला इसके साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा तो रेड होगा और थोड़ा सा क्या होगा, ये मान लीजिए ब्लू। खाना है, दोनों सेम खाने हैं, बट मैं बता रहा हूं कि आसपास का एरिया जो होता है वो क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। ऐसे ही यहां पे फिर से थोड़ा सा ब्लू वाला खाना, फिर ये रेड वाला खाना, खाना सेम ही है, बस मैं बता रहा हूं कि अलग अलग चैम्बर्स के जो खाने हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, उनकी अच्छे से मिक्सिंग हो रही है। इस चॉपिंग मूवमेंट से क्या हो रही है, खाने की अच्छे से मिक्सिंग हो रही है बस। बाकी फूड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फूड की मिक्सिंग हो रही है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, फूड की मिक्सिंग होती है। अब नेक्स्ट वेव में क्या होगा, वापस उल्टा, जहां रिलैक्सेशन था वहां कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, और जहां कॉन्ट्रेक्शन था वहां पे रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वेव चलती रहेगी, और फूड की चॉपिंग होती रहेगी, फूड बढ़ता रहेगा सेगमेंट्स में, और फूड की मिक्सिंग भी अच्छे से होती रहेगी। तो दिस वाज द सेगमेंटेशन मूवमेंट। अच्छा, सेगमेंटेशन मूवमेंट को अगर हम देखें कौन कंट्रोल करता है, न्यूरल कंट्रोल कौन होता है इसका। तो अगर हम न्यूरल कंट्रोल के बारे में बात करें, इसके, तो न्यूरल कंट्रोल इसका जो होता है वो होता है मेसेंट्रिक प्लेक्सस के हाथ में। किसके, मेसेंट्रिक प्लेक्सस। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जो नर्व प्लेक्सस होता है उसको मेसेंट्रिक प्लेक्सस बोलते हैं, और वो मेसेंट्रिक प्लेक्सस ये होगा वही इसकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये सिंपल था। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, उसमें पर्टिकुलर जगह पे क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होंगे। फिर पहले कॉन्ट्रैक्शन होके जहां पहले कॉन्ट्रैक्शन था वहां रिलैक्सेशन हो जाएगा, और जहां रिलैक्सेशन था वहां कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और फूड की चॉपिंग हो जाएगी, खाना अलग अलग सेगमेंट्स में बढ़ जाएगा और अच्छे से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ये तो था एक टाइप का मूवमेंट। ठीक है, अगर आपको इसके रिटन नोट्स चाहिए तो के सेमुलिंगन नाम की जो बुक है आप उसमें से उसको पढ़ लीजिएगा, वहां उसके इसके थ्योरेटिकल नोट्स मिल जाएंगे, और मैं कमेंट सेक्शन में भी मैं उसके नोट्स डाल दूंगा आपको लिंक देके, तो आप वहां से इसके थ्योरेटिकल नोट्स ले सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको समझा दिया है कि सेगमेंटेशन मूवमेंट क्या होती है। दूसरा हम बात करेंगे पेंडुलर मूवमेंट के बारे में। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे इसके बारे में, पेंडुलर मूवमेंट के बारे में। पेंडुलर मूवमेंट कुछ बेसिक खास मूवमेंट नहीं होती, बहुत ही स्लाइटली ऑब्जर्व की जाती है। मेन मूवमेंट हमारी यही होती है, सेगमेंटेशन मूवमेंट। पेंडुलर मूवमेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है और यहां पे कोई फूड है, तो जहां पे फूड होता है वहां पे क्या होता है, एक इंपल्स जनरेट हो जाती है, और इंपल्स जनरेट करके क्या कराती है, उस जगह के एरिया में एलिवेशन कराती है। ठीक है, एलिवेशन कराती है, और एलिवेशन जब कराती है तो यह फूड जो होता है ये क्या करता है, ये अपने आसपास के एरिया में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी ये वाला फूड इस नीचे वाले एरिया के फूड के साथ मिक्स हो जाएगा इस तरीके से, आसपास के एरिया के पास। ये फूड जो था जहां एलिवेशन होगा वहां का फूड इसके पास वाले एरिया के फूड के साथ जाके शिफ्ट हो जाएगा और उनके साथ मिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो इंपल्स है ये आगे प्रोसीड करेगी इस तरफ, और फिर अभी जो यहां पे था यही मूवमेंट इस जगह पे आएगी। जब ये इस जगह पे आएगी तो यहां पे जो खाना प्रेजेंट था ये वाला, ये फर्दर यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये जो वेव है ये बिल्कुल इस तरीके से चलती है, कभी आगे की तरफ चलती है, कभी पीछे की तरफ चलती है, कभी फिर वापस पीछे की तरफ चलती है। तो एक पेंडुलम की तरह मूवमेंट शो करती है ये वेव, इसलिए हम इसको पेंडुलम मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। हमारा जो मेन है वो कौन सा है, सेगमेंटेशन मूवमेंट है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सेगमेंटेशन एंड पेंडुलम मूवमेंट, और ये किसके लिए परफॉर्म की जाती है, ताकि हमारे फूड की मिक्सिंग हो जाए। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपल्सन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपल्सन के बारे में। ठीक है, प्रोपल्सन ऑफ फूड। तो प्रोपल्सन ऑफ फूड के लिए हमने जो मूवमेंट पढ़ी थी वो कौन सी थी, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस, ठीक है, और इसके भी दो केस थे। तो अभी पहले केस 1 स्टडी करेंगे। केस 1 स्टडी करेंगे। केस 1 क्या था, जब आप फेड अप है, जब आप फेड अप है, जब आपने खाना खा रखा है। देखो पेरिस्टालिसिस होता क्या है, बेसिकली ये समझो पेरिस्टालिसिस होता क्या है। दिस इज वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन followed by relaxation। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, यही होता है पेरिस्टालिसिस। जैसे मान लीजिए ये आपकी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है और यहां पे खाना है, तो इस खाने को आगे भेजने के लिए इसके जस्ट पीछे वाली जो मसल जो वॉल है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये इससे ज्वाइन करती है, इसको इससे जाके चिपकती है और इसको इसमें कॉन्ट्रैक्ट करके इसको आगे की तरफ पुश करती है, इस फूड को आगे की तरफ पुश करती है। और जब ये फूड आगे की तरफ पुश होकर यहां पे आ जाता है, इस जगह आता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन यहां खत्म हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन यहां पे खत्म हो जाता है और यहां पे वापस क्या आ जाता है, रिलैक्सेशन। अब ये फूड यहां पे आ चुका है, तो अब यहां पे फिर से यहां पे कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा तो इस फूड को फिर से आगे भेजा जाएगा, और जब ये फूड वापस आगे पहुंच जाएगा तो यहां पे फिर से ये कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, खाना आगे पहुंचा, जैसे खाना आगे पहुंच गया रिलैक्सेशन हो गया। तो दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिसिस। ओके, अब ये पेरिस्टालिसिस दो तरीके से हो सकती है। सोचो, मान लीजिए आपकी इजोफेगस है, यहां पे खाना है, ये मान लीजिए आपकी इजोफेगस है और यहां पे खाना है। अब ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है ये नीचे की तरफ भी हो सकती है और ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ हो गई तो क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, खाना बाहर निकल जाएगा, खाना तो कभी नीचे जाएगा ही नहीं। उसको हम बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टालिसिस। तो एक लॉ था इसके लिए, इसको डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपल्सन ऑफ फूड। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है। तो ये जो खाने की मूवमेंट होती है ये होती है एबोरली, एबोरली, नॉट ओरली। ठीक है, एब मतलब दूर, यानी माउथ से दूर की तरफ, माउथ से दूर की तरफ। अब माउथ से दूर की तरफ मतलब कहां, रेक्टम की तरफ या एनएस की तरफ। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस, नॉट दिस वन। ठीक है, ये तो रिवर्स पेरिस्टालिसिस कहेंगे, क्योंकि जो पेरिस्टालिसिस होती है वो हमेशा कहां कैसी होती है, एबोरली होती है। कैसे होती है, एबोरली होती है, अवे फ्रॉम द माउथ होती है, ना कि और ओरली होती है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे स्टार्लिंग, उन्होंने दिया था स्टार्लिंग लॉ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टार्लिंग लॉ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो फूड की मूवमेंट होती है, जो फूड की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, अवे होती है, अवे फ्रॉम माउथ, अवे फ्रॉम माउथ होती है, यानी एबोरली होती है। और उसमें उन्होंने कहा था कि जहां फूड होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे फूड है, तो इसके जस्ट पीछे वाली जो वॉल होगी वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी,
और इसके आगे वाली जो वॉल होंगी ये रिलैक्स करेंगी, यानी पीछे से कॉन्ट्रैक्शन की वेव होगी और आगे रिलैक्सेशन होगा, और ऑब्वियसली है तभी खाना आगे बढ़ जाएगा। अगर यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो खाना पीछे की तरफ भागने लग जाएगा। तो स्टार्लिंग लॉ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहता है, बिहाइंड द बोलस, बिहाइंड द फूड। अगर ये इजोफेगस में तो बोलस बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो काइम बोलेंगे। तो बिहाइंड द फूड हम तो फूड ही बोल देते हैं। बिहाइंड द फूड क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और अहेड, अहेड मतलब आगे, अहेड द फूड रिलैक्सेशन। आगे की तरफ रिलैक्सेशन होगा और पीछे की तरफ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस वाज स्टार्लिंग लॉ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि फूड की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये जो फूड आगे प्रोपेल करता है, मूवमेंट करता है जो फूड आगे, इसकी जो स्पीड होती है, यानी पेरिस्टालिसिस की स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो होती है, 1 to 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये और ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होती है पेरिस्टालिसिस में, ये बहुत ही माइन्यूट होती है, बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाती है। यही रीजन है कि आपके खाने को आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने तक 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, 3 to 4 आवर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये मूवमेंट होती है फूड की, ठीक है। तो इसलिए आपके खाने को 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। एक तो चीज ये है, ये एक एवरेज ड्यूरेशन है। दूसरा, आपकी किसी भी फूड की मूवमेंट कैसे होगी ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या प्रेजेंट है। अगर फैट उसके अंदर प्रेजेंट है तो ज्यादा टाइम लेगा, प्रोटीन है तो थोड़ा कम टाइम लेगा, और कार्बोहाइड्रेट है तो थोड़ा और कम टाइम लेगा। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपके फूड में, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मूवमेंट किस तरीके से होगी। अच्छा, ये मूवमेंट को अब अगर हम न्यूरली मैकेनिज्म देखें तो न्यूरली इसको कौन कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली सेम वही करेगा जो हमने इससे पहले बताया था, मेसेंटेरिक प्लेक्सस। कौन करेगा, मेसेंटेरिक प्लेक्सस न्यूरली इसको कंट्रोल करता है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कौन कंट्रोल करता है, मेसेंटेरिक प्लेक्सस। कहां प्रेजेंट होता है, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कैसे होता है ये वेव, आ कहां से रही होती है, तो बेसिकली जैसे ही आपका फूड स्टमक में आता है, इसका अगर मैकेनिज्म दिखे तो जैसे ही आपका फूड कहां आता है, स्टमक में, फूड इन स्टमक, तो स्टमक में क्या आता है, डिस्टेंशन। क्या आता है, डिस्टेंशन, डिस्टेंशन इन स्टमक, यानी स्टमक फूल जाता है। और जैसे स्टमक फूलता है तो स्टमक के अंदर होता है गैसोएंटेरिक प्लेक्सस, गैसोएंटेरिक प्लेक्सस होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स, सॉरी। स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्स जनरेट होता है। और ये गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्स क्या करता है, जनरेट करता है पेरिस्टालिसिस। क्या जनरेट करता है, जनरेट करता है ये पेरिस्टालिसिस, ठीक है। तो दिस विल जनरेट पेरिस्टालिसिस इन स्टमक, ठीक है। ये स्टमक में क्या करता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कर देगा, और उससे जो खाना था वो स्टमक से कहां चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यही वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टालिसिस की मूव फॉरवर्ड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है पेरिस्टालिसिस वाली, वो कहां से आ रही है, स्टमक से आ रही है, ठीक है। स्टमक में कैसे जनरेट होती है, फूड आया था स्टमक में, स्टमक स्वेल कर गया था, डिस्टेंस कर गया था, मोटा हो गया था, जिससे गैसोएंटेरिक रिफ्लेक्स जनरेट हुआ, और उससे पेरिस्टालिसिस जनरेट हुई स्टमक में, और फूड कहां भेज दिया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया गया। जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वहां पे ठीक है, यही जो पेरिस्टालिसिस है यही कहां पास होगी, स्टमक से कहां पास होगी, दिस पेरिस्टालिसिस मूवमेंट पास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक। तो यही पेरिस्टालिसिस जो स्टमक में जनरेट हुई थी ये कहां पास हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और किसके थ्रू, मेसेंटेरिक प्लेक्सस के थ्रू। किसके थ्रू, मेसेंटेरिक प्लेक्सस के थ्रू, जो कहां प्रेजेंट है, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से ये मेसेंटेरिक प्लेक्सस इस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कहां ले जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमने बात की थी केस 1, जब आप कंप्लीटली फेड अप है उस टाइम पे आपका जो पेरिस्टालिस मूवमेंट है वो कैसे होता है, ठीक है। इसका ही एक क्लिनिकल केस ले लेते हैं। अगर कभी कभी की इरिटेबिलिटी हो जाए आपकी इंटेस्टाइन में, तो ये जो मूवमेंट है 1 to 2 सेंटीमीटर से ये थोड़ी सी स्पीड अप हो जाती है, तेज हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस रश, ठीक है।
अगर आपकी 1 से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड थी खाने के आगे बढ़ने की, लेकिन अगर आपकी इंटेस्टाइन में कोई इरिटेबिलिटी हो जाए, कुछ इंडक्शन आ जाए या इम्पल्स इरिटेट हो जाए, तो उससे क्या होता है, थोड़ी मूवमेंट फास्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस ट्रस। अब हम इसके दूसरे, हमने 2 केस की बात की थी कि हम 2 केस की बात करेंगे। पहला केस था कि आप कंप्लीटली फेड अप हैं, आपने अच्छे से खाना खा रखा है, उसकी बात की थी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपने खाना नहीं खा रखा है और आप हंग्री हैं, ठीक है, तो दूसरा केस जो है वो क्या है, फास्टिंग का, कि आपने खाना नहीं खा रखा है। फास्टिंग के केस में पेरिस्टालिसिस की बात करेंगे। आपने एक वर्ड सुना हो, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो वही है ये फास्टिंग इन पेरिस्टालिसिस एंड फास्टिंग, ठीक है। इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, एमएमसी। ये टर्म भी इसके लिए यूज होता है, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स फॉर द फास्टिंग इन पेरिस्टालिसिस। तो आपने 7-8 घंटे से कुछ नहीं खाया, आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी है, और उस टाइम पे क्या होता है कि हर 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट तो वैसे ही होती है जैसे कि आपकी नॉर्मल पेरिस्टालिसिस होती है। तो आफ्टर एवरी 1.5 to 2 hours वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर पेरिस्टालिसिस जनरेट, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब आप फेड अप है और जब आपका फास्ट है, दोनों की पेरिस्टालिसिस में डिफरेंस क्या होता है। ये वाली जो पेरिस्टालिसिस होती है ये ओवर अ लॉन्ग रेंज होती है। वहां जब प्रीवियस केस में जब पेरिस्टालिसिस हो रही थी तो वो छोटे एरिया से स्टार्ट होती थी, स्मॉल एरिया में होती थी, फिर आगे कंटिन्यू होती थी, डिसअपियर हो जाती थी, फिर स्मॉल एरिया में होती थी, फिर आगे कंटिन्यू होती थी, फिर डिसअपियर हो जाती थी। थोड़ा सा ही आगे प्रोसीड करके 1-2 सेंटीमीटर आगे बढ़ के और डिसअपियर हो जाती। बट यहां पे क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि आपकी एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो जाती है। एक स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से स्टार्ट होती है वो वेव, और कॉन्टैक्ट करके पूरा कहां तक रीच करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड तक, इलियम तक जाके पहुंचती है। जनरली ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस केस में जब आपके पेरिस्टालिसिस हो रही थी तो वो जहां जनरेट होती थी वहां से 2-3 सेंटीमीटर आगे बढ़ती थी, फिर डिसअपियर हो जाती थी, फिर एक नई इंपल्स जनरेट होती थी, फिर वो आगे चलती थी, फिर डिसअपियर हो जाती थी। बट यहां क्या होता है, 1.5 से 2 घंटे के बाद एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आती है, और वो क्या करती है, ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऑलमोस्ट पूरे ड्यूडेनम से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है, इलियम तक जाती है, फ्रॉम ड्यूडेनम टू इलियम। और ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ये बहुत फास्ट होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो 6 to 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, 6 to 12 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। इतनी फास्ट होती है, तभी आपको लगता है कि आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, चूहे कूद रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके और कहां तक पहुंचने में, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट लगता है। अब देखो, जो खाना पहले पहुंचने में 3 से 4 घंटे ले रहा था, अगर इतनी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो कितना ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है। बट इस टाइम पे क्या है, स्टमक खाली है, तो इसलिए आपको पेट में दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत भूख लग रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन है जब आप फास्टिंग पे हैं, ठीक है, ओके। अब इसके फायदे क्या है, ऐसा क्यों होता है, इतनी कॉन्ट्रैक्शन, इतना वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्यों आता है, वो समझिए। जब आप फास्टिंग पे होते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस तब भी आपके स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे होते हैं, यानी कि कुछ अमाउंट में जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो तो कहां आ रहे होते हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना है नहीं बट डाइजेस्टिव जूसेस आए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वहां का जो एरिया है इंटेस्टाइन का उसको डाइजेस्ट करने लग जाएंगे, हार्म कर सकते हैं इंटेस्टाइन की वॉल को। इसलिए इनको ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खींच के इस सारे डाइजेस्टिव जूसेस को कहां डाल देती है, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में। कहां पे, कोलोन वाले पार्ट में। तो ये जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, सिग्निफिकेंस की बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो ये कैरी करती है, कैरी डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक इनटू कोलोन। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस थे स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक के, उनको वहां से खींच के कहां ले आती है, कोलोन में ले आती है, ताकि वो वहां पे कोई भी दिक्कत ना करे। या फिर अगर कोई आपका इनडाइजेस्टेड फूड होता है, अगर आपका कोई इनडाइजेस्टेड फूड होता है
तो उसको भी कहां कैरी कर देता है, आपके कोलोन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, तो ये हमने पढ़ा था फास्टिंग के दौरान पेरिस्टालिसिस। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज मूवमेंट इन विलाई। ठीक है, विलाई के अंदर जो मूवमेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मूवमेंट इन विलाई। तो जैसे आपको बताया था कि 4 लेयर्स होती हैं, दिस इज सेरोसा, दिस इज सबम्यूकोसा, सॉरी मस्कुलरिस, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में क्या होती है, विलाई। ये क्या होती है, म्यूकोसा में क्या होती है, विलाई। तो म्यूकोसा में विलाई होती है। अब देखो ये विलाई जो होती हैं, इनके अंदर मैंने आपको मसल्स बताया, एक मसल की लेयर बताई थी, क्या नाम था, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस म्यूकोसाई। ये मसल होती है, पर ये मसल इसके अंदर इस तरीके की मूवमेंट कराती है, दिस वन, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मूवमेंट कराती है। इस अप एंड डाउन मूवमेंट करने से विलाई का एरिया बढ़ जाता है, विलाई का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जब विलाई का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। विलाई का अगर एक्सटेंड करेगी तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। अगर विलाई का सरफेस एरिया बढ़ेगा एक्सटेंड करने से, ऐसे ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने से, तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से। ठीक है, दूसरा एक जो रीजन है, इस बेनिफिट है इस मूवमेंट का, वो ये है, आपने सुना होगा कि जितनी भी हमारी फैट की चीजें होती हैं, फैटी एसिड्स होती हैं, वो कहां एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लैक्टियल्स में। ठीक है, लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और लैक्टियल्स कहां पाए जाते हैं, आपने सुना होता, पढ़ा होगा 11th क्लास में, विलाई में। ओके, तो विलाई में क्या होता है, विलाई में क्या होता है कि जो भी आपकी फैटी एसिड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, अगर जब इनमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, जब इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, तो ये जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट है लैक्टियल में, तो दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कॉज टू मूव दिस लैक्टियल्स कंटेंट, that is fatty acids, into lymphatic vessels, into lymphatic vessels। यानी क्या होता है, इनके टू एंड फ्रो मूवमेंट से इन लैक्टियल के अंदर जो भी फैटी एसिड्स या और भी जो भी फैटी कंटेंट था वो कहां मूव कर जाता है, यहां से मूव कर जाता है किसके अंदर, इस सबम्यूकोसा में जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं। ठीक है, इसकी टू एंड फ्रो मूवमेंट से इस विलाई के अंदर जो लैक्टियल्स होती हैं उनका जो फैटी एसिड वाला या फैट वाला कंटेंट होता है वो कहां मूव कर जाता है, लिम्फेटिक वेजल्स में मूव कर जाता है। और इस प्रोसेस को हम मिल्किंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्किंग। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा था मूवमेंट इन विलाई। ठीक है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आप अपना रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।